आप किसी कंपनी के चेयरमैन हैं या फिर क्लर्क, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या फिर वर्कर, छोटे कारोबार के कर्ता धर्ता हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन, हाउस वुमेन हैं या फिर वर्किंग वुमेन, आपने कोई बात सोप खरीदना हो या लग्जरी में शुमार होने वाला कोई एक इलेक्ट्रिक आइटम किसी फास्ट फूड पॉइंट पर मन भाता खाना खाना हो, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना हो या फिर मेरी तरह किसी ब्यूटी पार्लर से बिखरे हुए बाल संवारने हो, प्रोडक्ट प्राइस से लेकर सर्विसेज चार्जेस तक, जीएसटी से लेकर पेट्रोलियम लेवी तक, टैक्स का घनचक्कर आपका पीछा नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों? ये है एक अहम सवाल। मैं हूं ज़रियाब राजपूत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्यों। टैक्स कहानी हक़ाइक़ की ज़बानी आज हम आपको बताएंगे। तो जनाब, ऐसा क्यों है, इस पर बात कर लेते हैं कि 1 अरबपति और 32,500 रुपए की कम से कम तनख्वाह लेने वाला मामूली डेली वेजेस साबुन की टकिया से लेकर घी तेल के 1 किलो पैकेट की खरीदारी पर एक ही शरह से टैक्स दें। बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी। तो जनाब, ये भी सुनिए कि इनडायरेक्ट टैक्सों से मुल्क की 80% गरीब और मुतवस्सित तबके पर जुल्म की तलवार चले और काबिल टैक्स आमदनी रखने वाले दुकानदार, कारोबारी हजरात और मैन्युफैक्चरर्स खामोशी से 2000 अरब का टैक्स डकार जाएं। ऐसा क्यों? इस टैक्स घोटाले की कहानी है क्या? टैक्स चोर कौन है? टैक्स निजाम के मुतासरीन कौन है? मरकजी किरदार कौन है? इस पर बात तो जरूर होगी, लेकिन इस जायजा रिपोर्ट के बाद। पड़ोसी मुल्क भारत में गुज़श्ता 12 सालों के दौरान टैक्स वसूलियों में 303% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में 878%। 2013 में मुल्क में मजमूई टैक्स कलेक्शन 806 अरब रुपए थी, जो गुज़श्ता माली साल 7,000 अरब से तजावुज कर गई। दूसरी जानिब 10 सालों के दौरान 13,000 अरब का कर्ज 54,000 अरब हो गया। 2018 में कौमी कर्ज का हजम 29,000 अरब हुआ तो सूद और कर्ज की मद में 1800 अरब अदायगी की गई। रवा माली साल का तखमीना 8,000 अरब रुपए लगाया गया है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया की औसत टैक्स वसूली जीडीपी के 16% है। 2021 में तरक्की याफ्ता मुल्कों की ये शरह 34%, जबकि भारत में 12, बांग्लादेश में 10.2, चीन में 20% है। पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी की शरह 9.2%, मजमूई हासिल महसूलात में डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की शरह 40% से भी कम है, जबकि भारत में ये शरह 47% और तरक्की याफ्ता मुल्कों में 66% से ज्यादा है। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम की इस्लाह का मुतालबा काफी पुराना है। तो मुल्क भर में सूरत हाल ऐसी है कि एक गरीब पाकिस्तानी भी इनडायरेक्ट टैक्स की मद में 18% टैक्स अदा कर रहा है, कभी डायरेक्ट टैक्स की सूरत में तो कभी विदहोल्डिंग टैक्स की सूरत में। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क में ये रोना भी पड़ा रहता है कि टैक्स नहीं जमा करवाया जा रहा है। ऐसे कौन से लोग हैं जो कि टैक्स नहीं जमा करवा रहे, और वो कौन सा तबका है जो कि हर साल अपना टैक्स जमा करवाता है, फिर चाहे उसकी आमदनी कुछ भी हो? इस बारे में बात करने के लिए सुनो न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन सेल से सीनियर रिपोर्टर रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद है और मैं मौजूद इस वक्त हाल रोड की मार्केट में। उनसे जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में टैक्स की सूरत हाल क्या है। रिजवान नकवी साहब, इस वक्त वो लोग भी टैक्स दे रहे हैं जो कि नॉन फाइलर हैं, वो भी दे रहे हैं जो कि फाइलर है, क्योंकि एक ऐसा भी बहुत बड़ा मार्जिन टैक्स की सूरत में हमें पे करना पड़ता है जो कि हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में आवाम को अदा करना होता है। आप देखें, हम इस वक्त माल रोड पे खड़े हैं। ये बड़ी जो है पुरहजूम मार्केट है जहाँ पे हर वक्त करोड़ों रुपए का कारोबार जो है ट्रेडिंग होती है, लेकिन पर्ची के ऊपर कारोबार जो है वो शहर की मुख्तलिफ मार्केट्स में हो रहा है। अगर आप सिर्फ हाल रोड की बात करें, यहाँ पे मोर देन 60% ट्रेडर जो है वो FBR के टैक्स नेट में नहीं है, वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता। और FBR की जानिब से भी इस पे मौसर इकदाम नज़र नहीं आते, FBR की तरफ से कैंपेन नहीं की जाती। FBR सिर्फ जब रिटर्न जमा कराने में कुछ 10-15 दिन बाकी रह जाते हैं, डेडलाइन जब सर पे आ जाती है, उस वक्त FBR आके यहाँ पे बैनर्स लगाएगा, ट्रेडर से मुलाकातें करेगा और उन्हें कहेगा कि आप टैक्स ब्रॉडनिंग के लिए किरदार अदा करें। ताजर, आप देखें किसी भी मार्केट में आप चले जाएं, वहाँ पे जो एक बड़ी शॉप है उसके बाहर 4-4 लोग जो हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फट्टे लगा के बैठे हुए हैं।
ये भी रोज़ाना 15, 20, 30 हज़ार रुपये का यहाँ पे जो है वो कारोबार करके जाते हैं, बचत करके जाते हैं। लेकिन ये किसी भी कैलकुलेशन में नहीं है, चूँकि FBR ने इस पे रोल प्ले नहीं किया। FBR साल बाद जब रिटर्न जमा कराने की तारीख सर पे आती है, FBR इनको ऑन बोर्ड लेता है और उस वक्त भी इस तरह से किया जाता है। FBR के पास अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो आके जांच पड़ताल कर सके, किस तरह से ईमानदारी से वो रिजवान, गुफ्तगू को थोड़ा सा ज़रा यहीं पर रोकते हैं। ये डिस्कशन हम मज़ीद कंटिन्यू करेंगे आपके साथ, क्योंकि अभी हमने मार्केट को भी विज़िट करना है, लोगों की राय भी जाननी है। हॉल रोड में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और ये बहुत बड़ी मार्केट लाहौर की समझी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के एतबार से, इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स के एतबार से, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से, जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके हवाले से। ऐसे में जिसके बारे में भी रिजवान गुफ्तगू कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोगों ने छोटे छोटे से ठेले लगाए हुए हैं, एक एक फट्टे की दुकान बना रखी है। ये लोग भी गैर रजिस्टर्ड हैं, अभी तक ये लोग FBR में रजिस्टर्ड जो है वो कंसीडर नहीं होते हैं। इनकी रोज़मर्रा की कमाई कितनी हो जाती है और क्या ये लोग वाकई टैक्स नेट के धारे में आने चाहिए? आइए इन्हीं से चलकर बात करते हैं और ज़रा यहाँ पर आने वाली आवाम के तासुरात भी जानते हैं कि इम्पोर्टेड अशिया की मज़ीद महंगे होने पर उनके क्या तासुरात हैं। टैक्स पे कर रहे हैं आप? हर बंदा टैक्स पे करता है, हर मोबाइल पे टैक्स है। हर मोबाइल पे नहीं, आप मुझे बताइए कि आप अपनी दुकान देखिए, का टैक्स पे कर रहे हैं, देखिए, ये GST की मद में पे कर रहे हैं? सुने मेरी बात, हर किस्म का टैक्स लहदा होता है। अगर एज पर इंफॉर्मेशन आपको बताऊं, GST लहदा है, इनकम टैक्स लहदा है, सेल्स टैक्स लहदा है। इनकम टैक्स दे रहे हैं आप? हम इनकम टैक्स पे करते हैं सही, एज आप पे कर पर। रहे हैं? हाँ, GST कंपनी पे करती है। नहीं, मेरा सिर्फ सवाल आपसे कि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे, क्यों नहीं कर और रहे। वो इनकम टैक्स पे करने के बाद आपको लगता है कि आपको सहूलियात उस तरह से मैसर हैं जैसे कि आप हुकूमत को टैक्स दे रहे हैं? यहाँ पे सफाई नहीं होती। आप सहूलियात की बात करते हैं, फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे सफाई मुहिम एक दफ़ा शुरू की थी, वो ख़त्म इन्होंने कर दी। यहाँ पे शॉप उठाने कोई नहीं आता और सहूलियात की बात कर रही हैं। तो ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है वो इस सिलसिले में क्या करती हैं? देखिए, क्या कर सकते हैं, जब मुकन्नना आपके साथ ताउन नहीं करती तो हम लोग एक दफ़ा कह लेंगे, दो दफ़ा कह लेंगे, हम बार बार कहाँ जाएं। इनकम टैक्स पे कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल कर रहे हैं। आप पे कर रहे हैं? कितने अरसे से इनकम टैक्स पे कर रहे हैं? आइडिया नहीं है, काफ़ी सालों से। कई सालों से पे कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इस मार्केट में रहते हुए इतने सालों से आप टैक्स पे करते आ रहे हैं, टैक्स पे करने के बाद आपको लगता है कि एक ताजिर को वो फैसिलिटीज़ हुकूमत दे रही है जो उसे देनी चाहिए? फैसिलिटीज़ तो हमें खुद ही लेनी पड़ती हैं, हुकूमत तो नहीं देती है, अपने ही पैसे खर्च के फैसिलिटीज़ लेनी पड़ती हैं। तो जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है वो इस सिलसिले में क्या कर रही हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, उनकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। और GST की मद में जो सारिफ जो है जो आम पाकिस्तानी इस वक्त टैक्स पे कर रहा है, 60% इस वक्त हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं। इसका बोझ अवाम पर कितना पड़ रहा है? सारा बोझ ही आवाम पर है। पाकिस्तान की इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ड सिस्टम की कहानी तो आपने जानी, लेकिन उन लोगों से भी बात कर लेते हैं जो कि अरसे दराज से भारी भरकम टैक्सेस अदा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत का उनके साथ दोहरा मायार क्यों? देखिए, टैक्स पेयर मैं समझती हूँ कि होना बहुत ज़रूरी है। मैं ख़ुद वाकई देती हूँ, आई एम बिज़नेस वूमेन और मैं 12 साल से अपने बिज़नेस में, हाँ 12 ईयर्स हो गए हैं कि मैं बिज़नेस अपना ख़ुद रन कर रही हूँ, टैक्स दे रही हूँ और मैं जितना टैक्स बनता है मेरी कंपनी का मैं उतना ही पे करती हूँ। मैं उस पर ये नहीं करती कि शॉर्टकट कर लें और इसमें ये शो ना करें, ये शो कर दें। मेरे जो भी एसेट्स हैं, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरी और जो भी चीज़ें हैं, मैंने सब डिस्क्लोज़ की हुई हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए कि देखिए, अगर मैं समझती हूँ कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट करने से आपके लिए जो है प्रॉब्लम्स वो कम क्रिएट होंगी, कारोबार करना इजी हो जाएगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, आपके लिए कोई हर्डल क्रिएट नहीं कर सकता। जब हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं अपने SMEs के जो ऑनर्स हैं कि भाई आप टैक्स नेट में आएँ, वो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट देती क्या है। और जो चीज़ें हमने फेस की हैं, मैंने एज ए सदर, वो अदारा जाती इतनी मुश्किल हैं कि कोई ईज़ टू डूइंग बिज़नेस के लिए हमें हर दरवाजे पे जाना पड़ता है, कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं है और जाके भी हमें वो चीज़ें हमारी दाद रसी नहीं की जाती कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या ईज़ टू डूइंग बिज़नेस के लिए जो हमें सर्विसेज मुहैया की जाती हैं। तो यही वजह है कि लोग स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले वहाँ पे टैक्स अदा करने से भाग रहे होते हैं। जी, और दूसरा ये है कि हम जो टैक्स पेयर हैं
हमें ही हमारा ही गला दबाया जाता है। आम पाकिस्तानी तो माचिस की छोटी सी डिबिया पर भी टैक्स अदा करते हैं, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि रोजाना की बुनियाद पर लाखों रुपया कमाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एफबीआर को किस तरह से चूना लगा जाते हैं, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और एक ऐसा चश्मकशा इंकशाफ जो कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया और कहा कि सालाना 2000 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। डेफिनेटली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके जिम्मेदार कौन है और इसके सहूलतकार कौन है, कौन कौन इस गंदे घिनौने धंधे में मुलव्वस पाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि एफबीआर की जानिब से जो एक पॉइंट ऑफ सेल का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ऐसे में क्या वो प्रोग्राम सही तरीके से काम कर भी रहा है, और ऐसे कौन से लोग हैं जो कि पॉइंट ऑफ सेल के नाम पर जालसाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़े धड़ल्ले से ये जुर्म हर रोज कर गुजरते हैं। इसी बारे में बात करेंगे। सुनो न्यूज इन्वेस्टिगेशन के सीनियर रिपोर्टर रिजवान नकवी साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। रिजवान भाई, ये बताइएगा, ये पॉइंट ऑफ सेल का प्रोग्राम तो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, लेकिन इससे बड़े बड़े बहुत बड़ा फायदा उठाते चले जा रहे हैं। देखें, ये साल हर साल से चल रहा था कि जो रिटेलर्स थे वो कस्टमर की जेब से पैसे निकलवा लेते थे सेल्स टैक्स के नाम पे। 17% टैक्स ले लिया जाता था, लेकिन वो अपनी जेब में जाता था, वो सरकारी ख़जाने का हिस्सा नहीं बनता था और वो आगे रिपोर्ट भी नहीं होता था, जिस पे एफबीआर ने 2 साल कबल पॉइंट ऑफ सेल्स के नाम से सॉफ्टवेयर मुतारफ़ कराया, जो कि इनकी मशीन जहाँ से ये बिल जनरेट करते हैं उसके अंदर इंस्टॉल होगा, ताकि उसकी रियल टाइम रिपोर्टिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। एफबीआर कभी भी उसको वेरीफाई करना चाहे तो कर सके कि स्टोर की सेल्स कितनी है। लेकिन आप लाहौर में किसी भी स्टोर में जाएं, अब वो सारे बिल्स जो हैं वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के तहत जारी नहीं करते, बल्कि कुछ 50% जो उनके जो पी कार्स हैं जिसमें उनकी सेल्स ज़्यादा होती है, उसमें वो ज़्यादातर बिल्स ऐसे जनरेट करते हैं जिन पे इनका जो जिससे वो स्कैन नहीं हो सकता, उसके ऊपर जो है वो बार कोड जो है पंच नहीं होता। आप ये एक बिल मैं दिखाना चाहूँगा, ये एक लाहौर के एक स्टोर का बिल है। इसमें आप देखें कि कितनी बड़ी मिकदार में जो है वो ग्रोसरी ख़रीदी गई है, लेकिन इसके ऊपर पॉइंट ऑफ सेल का जो इनका सिस्टम था उसका लोगो पंच नहीं है और इसको कहीं पे भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इस पे सेल्स टैक्स तो कटा, लेकिन ये जो 2-3 हज़ार रुपया जी इसका जो टोटल इन्होंने टैक्स काटा है ये 4,000 रुपये है। लेकिन ये एक बिल है, लेकिन ये बिल जो है इसको कहीं पे भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि ये जो सेल्स टैक्स कटा हुआ है ये आगे जमा भी हुआ है या नहीं। एफबीआर के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि उसको चेक कर सके, और ये जिम्मेदारी है एफबीआर की। और एफबीआर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में भी अच्छे तरीके से कैंपेन नहीं कर सका और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी फ्लॉज हैं। आप सिर्फ लाहौर की अगर बात करें, आप छोटे शहरों को छोड़ दें, वहाँ पे तो चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। अगर लाहौर जैसे बड़े सिटी की अगर बात करें तो लाहौर के अंदर भी अभी भी 60% ऐसे स्टोर्स हैं जो कि उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते थे, लेकिन अभी भी उनके अंदर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो है वो नस्ब नहीं है और वो किसी भी रडार में नहीं है, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। और ये वो मामला थे जो कि अरबों रुपये टैक्स चोरी होती रही साल हर साल से, लेकिन एफबीआर ने जब ये सिस्टम भी बना दिया उसके बाद भी इस सिस्टम को उस तरह से नहीं चलाया गया जिस तरह से चलाया जाना चाहिए था। कौमी खजाने में जमा नहीं हो रहा, वो खजाने का हिस्सा नहीं बन रहा। और चूंकि उसके ऊपर एफबीआर के पास इतनी वर्क फोर्स नहीं है और एफबीआर के पास इस पे ट्रेंड स्टाफ मौजूद नहीं था जो कि पीओएस सिस्टम को खुद समझता हो और वो जाके इनको जिस तरह पहले ये करते थे कि सेक्शन 40B के तहत टीमें बिठाते थे जो कि गले पे बैठ के उनकी रोज़ाना की सेल्स मॉनिटर करती थी जो टैक्स इवेजन में मुलविस थे रिटेलर्स। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि हर स्टोर के ऊपर तो टीमें बिठा के मॉनिटरिंग नहीं की जा सकती, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ले आए, लेकिन उस सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज थे उनको दूर नहीं किया गया और जो रिटेलर्स थे उन्होंने उसका मुतबादल तैयार कर लिया कि उन्होंने मुतबादल मशीनें रख लीं या उसी सिस्टम के अंदर कुछ चेक्स लगा दिए कि ख़ास सर्टन टाइम के ऊपर वो जो पीओएस सिस्टम से इंटीग्रेशन वाला बिल है वो जारी करेगी, जबकि उस ख़ास टाइम के बाद जो है ऐसा बिल जारी किया जाएगा जिसके ऊपर पीओएस सिस्टम का बार कोड जो है वो स्कैन वो पंच नहीं होगा, जिसकी वजह से उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। वो टैक्स डिडक्शन तो होती रहेगी लेकिन वो टैक्स सरकारी खजाने का हिस्सा नहीं बनेगा। टैक्सों से मुतालिक मसाइल ज्यादा हैं या टैक्स चोरी? कराची के ताजिर इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग जीएसटी की भारी शरह देने से गुरेज करते हैं या मजबूर हैं कि वो इस शरह से टैक्स ना वसूल कर सकते हैं ना दे सकते हैं। हुकूमत ने भारी कर्ज़ों का बोझ
चुकाने के लिए अब एक ही तरीका ढूंढा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा किया जाए। ये सबब है कि 80% से ज़्यादा जो टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट टैक्सेस में इसीलिए मुश्किलात हैं कि वो पॉलिसी में कोई ऐसी मुनसिफाना शिक नहीं है कि हिस्सा बाक़दर जुस्सा की तरह कोई ऐसी चीज़ हो। यही सबब है कि लोग या तो नेट में आते नहीं हैं, जो आ जाते हैं वो फिर कोशिश करते हैं कि वो उतना ही टैक्स दें जितना वो दे सकते हैं। माजी में जिस गलती को बार बार दोहराया गया वो बंद कमरों में टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं वो तरतीब दी गई, या IMF के कर्ज़ों के मद्देनज़र पहले ये तय कर लिया जाता है कि टैक्स कितना इकट्ठा करना है, उस लिहाज से उसी शरह उसकी बढ़ा दी जाती है। यही सबब है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर जितनी भी पॉलिसी सामने आई वो कामयाब ना हो सकें। लाजिम है कि एक मरतबा मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल की ये जो अबतर तरीन जो सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ कर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि हुकूमत को टैक्स भी मिले और ताजिरों को अदायगी में भी सहूलत हो और उसमें एक मुनसिफाना शरह से लोग टैक्स दे सकें। रोज़ाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का सामान सरहदों से गुजर कर मार्केटों में आता है। इसके पीछे कोई एक या दो लोग नहीं हैं। इसका मुकम्मल तौर पे कला कमा करने के लिए संजीदगी के साथ क्रैक डाउन करना होगा। सिर्फ कस्टम की टीमें मार्केटों में आएँ, मार्केटों में आकर इसकी रोकथाम करें या इसके ख़ात्मे की कोशिश करें तो सिर्फ मार्केटों में इसका ख़ात्मा मुमकिन नहीं है। फिर महंगाई ने लोगों को उस सतह पे पहुंचा दिया है कि आप देखें इस वक्त जगह जगह कराची जैसे शहर में कितने बड़े बाड़े खुल चुके हैं। धड़ल्ले से सामान फ़रोख्त होता है जिस पर कोई ड्यूटी नहीं है, कोई टैक्स नहीं दिया गया। तो इसका सबब ये भी है कि मुल्क की मसनूआत महंगी हैं। ये इसलिए स्मगल शुदा सामान बॉर्डर क्रॉस करके मुल्क में लाया जाता है, उसके ख़रीदार ज़्यादा हैं। अगर इसको ख़त्म करना है तो बुनियादी सतह पर ख़त्म किया जाए। रिटेलर्स पर आमदनी छुपाने और टैक्स चोरी के मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात आए रोज़ सुनने को मिलते हैं। अब इन इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है कि वाकई ताजर बरादर और सनतकार अपना टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स, अपनी इनकम, ये तमाम चीज़ें छुपाते हैं और इससे मुल्क की इकॉनमी को किस हद तक नुकसान पहुँच रहा है। इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं सदर अंजुमन ताजरान लाहौर जनाब मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। फरमाइएगा, ताजर कम्युनिटी के हवाले से बात कर रही हूँ, हम एक सिचुएशन का ये वाला भी एंगल लेते हैं कि जब मार्केट में इलेक्शन हो रहा हो तो वोटर्स की तादाद हमें हज़ारों में देखने को मिलती है, लेकिन जो ही एक्टिव फाइलर के हवाले से जाँच पड़ताल का अमल शुरू होता है तो वहाँ पर चंद 100 ही अफराद नज़र आते हैं। ये भी तो क्वेश्चन मार्क है ना? जी बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। ये सोचें कि पिछले साल तकरीबन 41 लाख जो है फाइलर थे और इस साल जो है जो गुजरा है यानी उसमें तकरीबन 32 लाख या 33 लाख थे। आखिर ये सोचें कि वो जो 1 मिलियन का जो लोग निकले हैं वो कौन थे कि ये लोग तंग आ गए। उन्होंने जो है कि जो टैक्स देता है उसी को ये तंग करते हैं। इन्हें ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि जिसमें ये सहूलतें दें जो टैक्स देते हैं कि आया उनके लिए हस्पताल में चले जाएं कोई सहूलत मौजूद हो, अगर वो बैरून मुल्क जा रहे हैं एयरपोर्ट पे कोई सहूलत मौजूद हो ताकि उन्हें पता चले कि हम टैक्स देते हैं। हम सिचुएशन देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से जब से हुकूमत बदली है इंपोर्ट्स मुल्क में बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी रिटेलर्स मार्केट्स हों या फिर हमारे होलसेल्स मार्केट हो, वहाँ पर इम्पोर्टेड कपड़ा, वहाँ पर स्मगल शुदा कपड़ा, वहाँ पर स्मगल शुदा इलेक्ट्रॉनिक्स सरेआम बिक रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। ट्रेडर्स एसोसिएशन का वहाँ पर भी तो कोई रोल होना चाहिए, कोई तो जिम्मेदारी बनती है। उसमें देखें एक जिम्मेदारी ये आखिर जो है स्मगल हो के आ रहा किसी दूसरे मुल्क से तो वो हमारे इदारों की जिम्मेदारी है, उसमें उन्होंने रोकना। ट्रेडर्स एसोसिएशन का इसमें कोई किरदार नहीं? उसमें किरदार देखेंगे। अगर वो सहूलत अगर पैदा करें इंपोर्ट में अगर दें तो क्यों स्मगल होगा। और स्मगल जो होता है रास्ते में कितने इदारे आते हैं, कितने पॉइंट्स आते हैं जहाँ ये रोक सकते हैं, ये क्यों नहीं रोकते कि सारा जो है मलबा ट्रेडर्स पे डाल देना वो तो मुनासिब नहीं है। टैक्स कलेक्शन का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आपकी नज़दीक क्या है? इसका आसान सा जवाब है जो ताजर जो टैक्स दे उसका ऑडिट नहीं होगा और इसे 1 पेज आप लाएं, चाहे वो 5,000 रुपया भर के दे, चाहे 50,000 रुपया भर के दे, या जो उसका बनता है जो उस पर लागू है
यानी कोई रिश्वत ना दी जाए, क्योंकि जब ऑर्डर निकलता है सिर्फ रिश्वत ही दी जाती है और कुछ नहीं होता। चले, मेरे सवाल का जवाब मिल गया बहरहाल मुझे कि जो हमारे मुल्क में इजीली हम लोग बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं टैक्स कलेक्शन की मद में, वो मुशर्रफ दौर का फार्मूला जो अप्लाई किया गया ताजिर बरादरी के लिए भी वो बेहतरीन था और मुल्क की मईशत के एतबार से भी बहुत बेहतर है। तो टैक्स के नारवा बोझ से काम पाकिस्तानी को बचाने के लिए मुल्क का वो बड़ा तबका जिसकी इंडस्ट्रीज हैं, जिसकी मिलें हैं, जिसके बड़े बड़े कारोबार हैं, क्या वो अपना अहम किरदार अदा कर रहा है? ये एक अहम सवाल है और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम पहुंचे हैं प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब काशिफ अनवर साहब के पास। उनसे जानते हैं कि वो इस मुल्क के टैक्स निज़ाम को किस हैसियत से, किस तरह से देख रहे हैं। काशिफ साहब, देखें, कॉम्प्लिकेटेड है इस मुल्क का टैक्स सिस्टम और हम यही बात कर रहे हैं कि जब तक आप इसको आसान नहीं करेंगे तब तक हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। जब तक आप फैसिलिटीज़ नहीं देंगे एग्जिस्टिंग टैक्स बेस को तब तक हमारा टैक्स बेस नहीं बढ़ेगा। और कोई टैक्स नेट के अंदर क्यों आएगा? हम तो सवाल ही ये करते हैं कि कोई क्यों आए टैक्स नेट के अंदर। अगर आपने टैक्स नेट के अंदर आना है और आपने अपने ऑडिट्स कराने हैं, बैंक अटैचमेंट्स करानी है, इंक्वायरीज़ करानी है, स्टेटमेंट्स देनी है, तो फिर कोई क्यों आएगा? तो और हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं नॉन टैक्स पेयर को टैक्स पेयर के साथ? तो वो हमारे पास उसका जवाब नहीं है। यस, अगर हम अपने सिस्टम को आसान करें, टैक्स बेस को बढ़ाएं, हमें अपनी तवज्जो जो देनी है उन लोगों पे देनी है जो टैक्स नेट के अंदर नए हैं। अब हम उन पे तवज्जो देते हैं जो टैक्स नेट के अंदर हैं, तो वो फिर अल्टीमेटली हमारा विजन ही फ़र्क है। तो हमें अपने आप को, अपनी सिमत को करेक्ट करना है और इसमें हम सिर्फ डिपार्टमेंट को कहते हैं कि आप टैक्स नेट के अंदर लाओ, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को सबमिट करना है। जब हम लोग नॉन फाइलर्स के हवाले से बात करें, क्योंकि उन्हें विद होल्डिंग टैक्स ज़रा ज़्यादा देना पड़ जाता है, क्योंकि नॉन फाइलर्स अमूमन उस वक्त तक भी टैक्स, इसमें वो लोग भी हैं कि जिनकी सैलरीज पहले कम होती है, जिनकी कमाई आमदन पहले कम होती है लेकिन बाद में ज़्यादा हो जाती है। फिर ऐसे में किसी इंपोर्टेड चीज़ का वो अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा का इस्तेमाल बढ़ा लें या गाड़ी ले लें 1000 सीसी या 1300 सीसी, उन पर जब विद होल्डिंग टैक्स पड़ता है तो उन्हें कितना बड़ा नुकसान होता है? देखें, बात ये है कि आपको कानून को समझना चाहिए। कानून ये कहता है कि अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर करना है तो वो इन्वेस्टमेंट या वो कैश आपकी किटी के अंदर होने चाहिए और वो डिक्लेयर्ड होने चाहिए। अगर 1 साल पहले आपके पास सोर्स नहीं था और 1 साल में आपने तनख्वाह ले ली, आपके पास सोर्स आ गया, या आपको आपके भाई ने बाहर से पैसे भेज दिए, या आपके बॉन्ड के पैसे निकल आए, या आपको आपके किसी रिलेटिव ने, खूनी रिश्तेदार ने आपको बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, वो आपको डिक्लेयर करने हैं कि ये पैसे मेरे अकाउंट में आ गए हैं, अब मैं इससे अपनी ये प्रॉपर्टी ख़रीदने लगा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो चैनल तो पूरा कर लेते हैं लेकिन हम उसको FBR को नहीं बताते कि भाई मेरे पास ये पैसे हैं। जब आपके पास वो पैसे होंगे तो FBR आपको नोटिस भेजेगा, भाई आपने गाड़ी खरीदी है, कहाँ से पैसे आए? आप बताएंगे जी मुझे फॉरेन रेमिटेंस आई, मेरा बॉन्ड निकला, मुझे भाई ने दिए, मैंने सैलरी ली, अल्टीमेटली वो ठीक हो जाएगा। अब हम वहाँ फंस जाते हैं कि हम उस पूरी ट्रैक को पूरा, चेन को पूरा नहीं करते। तो देखें, ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसमें हमारी चैम्बर्स की भी जिम्मेदारी है, एसोसिएशंस की जिम्मेदारी है, FBR की जिम्मेदारी है। लास्टली मुझे ये बता दीजिए कि लगता है आपको कि मुल्क में टैक्स का निज़ाम किसी भी तरीके से बेहतर हो सकता है तो आपके नज़दीक कोई सी 2 तजावीज़ क्या होंगी? देखिए, इंशाल्लाह मैं आई एम वेरी होपफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और ये हमारी पहली बात तो ये है कि हमें इसको अपनी जिम्मेदारी समझना है कि हमने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न डालनी है। दूसरा एक यही तजवीज़ कि असेसिंग ऑफिसर्स को भी कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। उनको उनकी असेसमेंट्स को उनकी प्रमोशंस के साथ, उनके पे स्केल के साथ अटैच किया जाना चाहिए। अगर वो गलत असेसमेंट्स करते हैं तो उनकी ना ही प्रमोशंस होनी चाहिए और ना ही उनकी पे स्केल्स को बढ़ाया जाना चाहिए। और दूसरा, जो FBR है, जो उनके पास डेटा है, उस डेटा की मदद से अपने टैक्स बेस को बढ़ाएं, उन लोगों पे टैक्स रेट्स को ना बढ़ाएं जो ऑलरेडी टैक्स नेट के अंदर है। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। मेरी गुफ्तगू में एक सवाल पीछे रह गया था, उसका जवाब जरा मुझे जाने से पहले दे दें कि वो जो 60% तक इनडायरेक्ट टैक्स था वो जायज़ है आवाम से लेना? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है, लेकिन वो हुकूमत के लिए आसान है लेना। तो जब तक हम अपने बर्डन को हम सब शेयर नहीं करेंगे, देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
पहले घर का एक फर्द कमाता था और 8 लोग खाते थे, अब घर के 8 लोग कमाते हैं और 8 खाते हैं और गुजारा होता है। सो हमने अपने इस्लामिक कल्चर को, अपनी नॉर्म्स को भी चेंज किया है। तो टैक्स कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। कितनी जानी है, कितनी अनजानी है, ये एक सवालिया निशान है। फाइलर और नॉन फाइलर का झगड़ा क्या है और फाइलर बनकर मौजे उड़ाने वालों में कौन कौन अफराद शामिल हैं, ये सब आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक जी। तो वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात कर रहे हैं हम टैक्स विजन के हवाले से। तो जनाब पेट्रोलियम के हवाले से बात करें, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात करें तो ये 55 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से लेवी ली जा रही है। यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के नाहमवार होने की बड़ी मिसाल हमारे सामने आती है। एक पुराने मॉडल की कचरा मोटरसाइकिल का मालिक हो या फिर दूसरी तरफ हम एक BMW मर्सिडीज़ का मालिक देखें, इनकम और स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें खुद ही नज़र आता है, लेकिन टैक्स का शिकंजा बदकिस्मती से दोनों के लिए बराबर है। ऐसा क्यों है, ये भी एक सवाल निशान है। तो जनाब टैक्स निज़ाम की इस नाहमवारी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी जनरल जनाब फरहान शहजाद साहब ने। बहुत शुक्रिया फरहान साहब अपना वक्त देने के लिए। सर फरमाइएगा, अभी जो एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट कर रही थी, चाहे किसी के पास एक छोटी सी मोटरसाइकिल है, CD70 लगा लें आप, ठीक है, दूसरी तरफ BMW का मालिक खड़ा है, लेकिन दोनों के लिए टैक्स सिस्टम हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक ही अलॉट किया गया है। ये आपको नहीं लगता है कि उस शख्स के साथ भी ज्यादती है कि जिसकी आमदनी जो है वो गिनती की 25 से 30 हज़ार रुपये? सबसे पहले तो आज तक की हमारे इन 75 सालों की नाकामी रही कि हम आवाम को इस तरफ कायल नहीं कर सके कि वो खुद से टैक्स पे करें। ट्रू। जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस का, लेवी का, सेल्स टैक्स का निज़ाम हमें राइज करना पड़ा। इस तमाम की मिसाल वो आप पेट्रोलियम लेवी से ले लें, आप कस्टम ड्यूटीज़ पे ले लें, आप इंपोर्ट के टैक्सेस ले लें, आप यूटिलिटी बिल्स के टैक्सेस ले लें, तो आप इवन एक मोबाइल यूज़र जो है, जो कि रेडी बान कोई एक खोखे वाला, को आम दुकान वाला भी यूज़ कर रहा है, तो वो टैक्स पे कर रहा है। आपने तो पेट्रोलियम लेवी की एक एग्जांपल दी, तो मैं आपको बेसिक रोज़ाना की बच्चों के दूध पैम्पर से लेके आप कोई भी अशियाए खुर्दोनोश ज़रूरियात ज़िंदगी आप रोज़ाना परचेज़ करें तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस की मिसाल मिलेगी। उसकी वजह क्या बनी कि जब हमें इस पैसे का इस्तेमाल सही जगह नज़र नहीं आया, जब अशराफिया, जब आपके तमाम पार्लियामेंट के लोग वो मिल के इस सिस्टम को मिसयूज़ कर रहे हैं, इस पैसे को मिसयूज़ कर रहे हैं, तो ये देखें कि हमारे ऊपर कितने कर्जा जात बढ़ गए इन्हीं तमाम वजूहात की वजह से। इसलिए ऐसे में फरहान साहब आपको टैक्स सिस्टम में फ्लॉज कहाँ पे नजर आ रहे हैं? आप अपने गुफ्तगू के आगाज में कहा क्योंकि हमारे टैक्स सिस्टम के निज़ाम में बेहतरी नहीं है, यही वजह है कि इतने सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस ले जा रहे हैं। अगर मैं हमारे सैलरी क्लास तबके के हवाले से बात करूँ तो 38% जो हमारी तनख्वाहदार तबका है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ले लीजिए या फिर आप प्राइवेटाइजेशन हवाले से हम लोग बात करें कि जो निजी महकमों में लोग काम करते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनकी महीने की यहाँ पर तनख्वाह आई नहीं कि दस्ती उनकी तनख्वाहों में से यहाँ से टैक्स एक साइड से निकल कर दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ हमारे नॉन टैक्स पेयर्स हैं और हमारे रिटेलर्स हैं, वो भी आसानी से टैक्स हड़प कर जाते। ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस की विद होल्डिंग की दूसरी एग्जांपल है। हाँ जी। वो लेवी और सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस था। अब आवाम को क्योंकि आसान ज़ुबान में समझाने के लिए जो विद होल्डिंग का निज़ाम है, जो आपकी सैलरी से जो आपके एडवांस डिडक्ट हो जाता है, वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है। मैंने जैसे पहले बताया कि लोगों में ये शऊर नहीं दिया गया, लोगों में ये आगाही नहीं दी गई कि आप टैक्सेस पे करें और आपका पैसा आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी सिक्योरिटी, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और आपकी सहूलियात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर उन्हें इस बात का यकीन हो कि हमारा पैसा हम पे ही लगेगा, तो वो 38% क्या, वो 48% भी टैक्स देने को तैयार होंगे। लेकिन क्योंकि हम आवाम में ये शऊर पैदा नहीं कर सके, इसलिए वो सैलरीड क्लास है, वो आपका जो भी इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, आपका जो डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड है, आप ये देखें, इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी कि जो 35 से 40 लाख लोग पूरे 24 करोड़ की आबादी में से रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उन्हीं को ही बार बार स्क्यूज़ किया जाता है। आपकी टॉप रैंकिंग की 12 से 15 जो इंडस्ट्रीज हैं, वो आपके पूरे मुल्क का 90% टैक्स दे रही हैं। तराजू के दोनों पलड़े बराबर करने वाली एक कहावत है, वैसा इस सिनारियो में तुम्हें होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि आम से मोटरसाइकिल चलाने वाला और एक मर्सिडीज चलाने वाला बराबर का टैक्स दे रहे हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ स्कॉलर, माहिर तालीम और इल्म दोस्त शख्सियत महजबी साहिबा, उनसे बात कर लेते हैं। महजबी साहिबा,
हमारे यहाँ अगर हम लोग इंडिविजुअली एतबार से बात करें तो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, इसके अलावा जीएसटी भी दे रहे हैं और विद होल्डिंग टैक्स भी कहीं ना कहीं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पे कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो टैक्स पे नहीं कर रहे, उनके हवाले से अगर हम बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि चूंकि उनका गवर्नमेंट के ऊपर वो एतमाद नहीं है, यही वजह है कि वो लोग टैक्स पे करने से भागते हैं? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पे एतमाद होना तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी उस पर ही लोगों का एतमाद होगा। लेकिन वो इसको एक ढाल भी बनाते हैं। वो इस तरह से, जिस तरह के हमारे मुल्क में एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, इसके अलावा इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, और इसके अलावा जो टैक्स का बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो भी वीक है, तो उसको न्यू सिंप्लीफाइड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ज़्यादातर हमने ये भी देखा कि बजाय इसके कि वो लोग टैक्स पे करें, वो कोशिश ये करते हैं कि एफबीआर को किसी न किसी तरीके से रिश्वत देकर अपना कारोबार बचा लिया जाए। इस सारे मामले को आप किस तरह से देखती हैं? अगेन फिर ये वही फाइट है मिडिल क्लास की और अपर क्लास की, ठीक है। तो अपर क्लास तो ऑलरेडी पहले एग्जेम्प्ट भी है टैक्स से, जैसे कि मैंने आपको एग्रीकल्चर की एग्जांपल दी, और जो है वैसे उनको तरीके भी आते हैं कि कैसे एग्जेम्प्ट हमको होना है। फॉर एग्जांपल छोटी सी, कल को मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, अगर 8000 की मैंने कोई चीज़ ली है फॉर एग्जांपल, तो सेल्स टैक्स अगर 1000 कटा, तो वो बिज़नेस जो कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट में जमा हो रहा है या वो टैक्स के निज़ाम के अंदर ही वो ख़त्म हो रहा है। तो जो निज़ाम की कमज़ोरी है, आपस में कनेक्शन जो है वो कैसा है। आसान अल्फाज में मैं एक थोड़ा सा बस मैसेज मैं आपसे लेना चाहूँगी कि हम किस तरह से टैक्स बर वक्त पे करके मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। जी, इसमें अभी जैसे कि आपने देखा है कि IMF ने जो है वो लोन ले लें लोन, ठीक है, आम कॉमन मैन की तरह मैं बात करूंगी, ले लें लोन। लेकिन इस लोन से आप जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको ऑफर करें कि हम आपको 0% टैक्स देंगे। ये कहने की बात है, जब वो यहाँ पे आएंगी, जब वो पैसा इन्वेस्ट करेंगी, एम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क में आएगी और फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा कि उनको यहाँ क्यों आए, वो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कम तनख्वाह में आपको ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो बेहतरीन है, सब तरह के मौसम हैं, सब तरह के खाने हैं, सब तरह का कल्चर है, सब तरह के स्कूल हैं, हर तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ है। वो खुद अपनी कंपनीज को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज़ को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं हमारे मुल्क में। तो इस IMF के प्रोग्राम से मैं छोटी सी बात एज अ ले मैन ये करना चाहूँगी कि फॉरेन कंपनीज़ को ऑफ़र करें, वो यहाँ आएँ, अपने छोटे लेवल पे अपनी चीज़ें लगाएं, इन्वेस्टमेंट्स करें। जी, जैसे कि भी आपने देखा होगा कि शेल जा रहा है, उनको रिवर्स का करें, ब्रेन ड्रेन रिवर्स हो, और सुजुकी का भी कुछ सुन रहे थे कि वो भी जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यही सजेशन है कि इससे पहले जो हो चुका, लेकिन अब हमें थोड़ा सा आगे जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में हम नेक्स्ट ईयर बेस्ट टैक्स पेयर के तौर पर सामने आए तो हमारे लिए बेस्ट हो, तो ही हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच महजबी साहब अपना वक्त देने के लिए। तो टैक्स कहानी हक़ाइक़ ज़बानी का बुनियादी मकसद हमारे टैक्स सिस्टम के उन लूप्स को वाज़े करना है जो आम आदमी से लेकर कारोबारी अफराद तक के लिए बोझ बने हुए हैं। GST, पेट्रोलियम लेवी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी समेत अनवाउ इक़साम की मुख्तलिफ किस्म के 44 टैक्स सरमायाकारी में रुकावट है। इस बेतरतीब और तबाहकुन टैक्स सिस्टम की बहाली कैसे होगी, यही जानने के लिए हमने राब्ता किया है साबिक चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब से। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब अपना वक्त देने का। फरमाइएगा, पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम इनडायरेक्ट टैक्स की वसूलियों पर खड़ा है, कैसे देखते हैं आप इसे? दरअसल इसकी खराबी ये है कि ये बहुत कमज़ोर है, और जो लोग दरअसल टैक्स देने वाले हैं वो टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये चूँकि एक आसान तरीका है और इस पे इतना काम करना नहीं पड़ता और ये हर बंदे से वसूल होती है, तो ये आसान तरीका अडॉप्ट किया जाता है। हालांकि जो एग्जैक्ट टैक्सेशन है वो इनडायरेक्ट की बजाय अगर किसी टैक्स निज़ाम का आपने मेरिट देखना हो तो उसके लिए उसमें ये आपने परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स देखना है। चूँकि हमारे डायरेक्ट टैक्स तकरीबन 40% से भी कम है, तो इसीलिए कम है कि हमारा निज़ाम बहुत कमज़ोर है, हमारी पॉलिसी में भी इशू है
अच्छा, लेकिन शफकत साहब, एक अरबपति से लेकर एक मामूली तनख्वाहदार मुलाजिम की अगर हम बात करें तो जीएसटी की सूरत में कंज्यूमर प्रोडक्ट पर यकसा टैक्स हम सब इकट्ठे दे रहे हैं। आपकी तनख्वाह हो, मेरी तनख्वाह हो, या फिर हम किसी रेट के हवाले से बात करें, आम इस्तेमाल की अशिया पर 3500 अरब से ज्यादा वसूलियों का हदफ, ये आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफी पर मबनी है? और जिस तरह आपने सही फरमाया कि ये जिस तरह एक अरबपति है वो जितना टैक्स दे रहा है और एक आम आदमी, जो एक आम दुकानदार या एक मजदूर जितना टैक्स दे रहा है, या जो एक सैलरी आदमी जितना टैक्स दे रहा है, उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो जब ये फर्क आप खत्म नहीं करेंगे तो माशरे में इंसाफ नहीं आएगा और फिर माशरे में हैजान होगा, अफरा तफरी होगी और अनरेस्ट होगा, जो अब हमारी सोसाइटी में डेवलप हो चुका है और लोगों ने सवालात उठाने शुरू कर दिया। अल्लाह ताला न करे कि ये बढ़ जाए। तो सर, अब आप ये देखिए कि मुल्क में 1.5 लाख के करीब रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और लाखों रिटेलर्स के बावजूद 38 लाख फाइलर्स में से बड़ी तादाद सरकारी मुलाजिमीन की है। अब पोटेंशियल टैक्स पेयर्स की बड़ी तादाद में टैक्स नेट से बाहर होने की वजह आपको कोई नजर आ रही है यहाँ पे? और जो रिटेलर और जो होलसेलर है, ये ट्रेडिशनली हमारे इकोनॉमी में ये टैक्सेशन नेट से बाहर है। इन पे पिछले 1 साल 2 से अच्छी एफर्ट हुई है। जो पॉइंट ऑफ सेल का एक कॉन्सेप्ट आया है और उधर कंप्यूटर पे इनसे सारी रसीदें दी जाती है, लेकिन वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है। मुझे यकीन है कि कुछ तजुर्बात करने के बाद ये इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन जब तक होलसेलर और रिटेलर हमारे टैक्स नेट में नहीं आएगा, यानी जब तक पूरा चेन, सप्लाई चेन टैक्स नेट में नहीं होगा, तो जो वैल्यू बेस्ड टैक्सेशन है, जो वीएटी है, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, वो रिकवर नहीं होगा। और जब तक वैल्यू एडेड टैक्स आपका चेन मुकम्मल नहीं होगा, वो चेन बगैर डॉक्यूमेंटेशन के मुकम्मल नहीं होगा। और दरअसल अगर आप हकीकत में देखें तो इन सारी चीज़ों के पीछे हुकूमत की विलिंगनेस नहीं है। अगर हुकूमत विलिंगनेस दिखा दे तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये रजिस्टर हो सकते हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के सेकंड पार्ट में हमने पॉइंट ऑफ सेल नामी सॉफ्टवेयर की बात की थी, जो एफबीआर की जानिब से बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बेकरियों, ज्वेलर शॉप्स पर नस्ब किया गया। बहुत सी जगहों पर कानून के बरखिलाफ और एफबीआर की गफलत के सबब पीओएस फाल नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल की मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से करोड़ों रुपया कमाने वाले न सिर्फ अपना टैक्स बचा लेते हैं, बल्कि हमारी और आपकी जेबों से निकलने वाला जनरल सेल्स टैक्स जो हुकूमती खजाने में जाना चाहिए, वो भी उन्हीं की जेबों में जाता है, जिसे वो बासानी हड़प कर लेते हैं। ऐसा क्यों? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा दिया गया टैक्स कौमी खजाने में जाए, ना कि किसी और की जेब में। यकीन जानिए, हमारी थोड़ी सी तवज्जो और बड़े स्टोर्स पर पॉइंट ऑफ सेल के बिल पर इसरार टैक्स चोरी भी रोक सकता है। हमारी स्क्रीन पर नजर आने वाले तरीकाकार के मुताबिक खरीदारी के बाद बिल को स्कैन करके उसके मुसद्दिका होने का भी यकीन कीजिए। हाँ, जहन में रखें कि पॉइंट ऑफ सेल के बगैर बिल पर दिखाया जाने वाला जनरल सेल्स टैक्स हुकूमत के खजाने में नहीं, किसी और की जेब में जाएगा। बहुत शुक्रिया।